नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठुक्के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस है पनौती या चुनौती। दो शब्द पन धन औती से मिलकर बना है पनौती। पन का मतलब है दशा और औती का मतलब है चुनौती। यूपी के चित्रकूट में एक गांव का नाम पनौती है। नेपाल में काठमांडू से थोड़ी दूरी पर पनौती नाम का एक कस्बा है। पनौती का मतलब है जिसकी वजह से कोई काम अटक जाए, जिसकी वजह से किसी काम का नाश हो जाए। अब राजनीतिक बहस में आते हैं और जानते हैं कि किसका नाश हो रहा है। 21 दिसंबर को राहुल गांधी ने एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा और कहा कि उनके अहमदाबाद जाने से टीम इंडिया हार गई। 3 दिन कांग्रेस ने इस शब्द की खूब मार्केटिंग की, लेकिन आज बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की क्लास ले ली है। पनौती और जेब कतरे शब्द पर उन्हें नोटिस भेज दिया है। राहुल को कल तक जवाब देना है, लेकिन इस नोटिस के बाद भी कांग्रेस ने पनौती आजम नाम से एक पोस्टर जारी कर दिया। इस एक तरह से मैसेज दिया कि वो रोल बैक नहीं करेगी। पनौती शब्द सोशल मीडिया पर हल्के फन की चर्चाओं में उठा, लेकिन अब कांग्रेस इसे अपना हथियार बनाकर प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक कर रही है। बीजेपी जवाब दे रही है तो उसे याद दिला रही है कि राहुल गांधी को तो राहु केतु, मूर्खों का सरदार, ट्यूबलाइट और ना जाने क्या क्या कहा गया। बीजेपी का नैरेटिव है कि मोदी उन लोगों के लिए पनौती है जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सनातन मिटाने की बात करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और कांग्रेस इस कैटेगरी में फिट बैठती है। बीजेपी का नैरेटिव है कि जिन लोगों पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं वो ही मोदी को गाली देते हैं। मोदी कई बार कह चुके हैं कि वो जितनी गालियां खाते हैं और मजबूत होते जाते हैं। पुराना रिकॉर्ड भी यही कहता है कि मौत के साथ सौदागर से लेकर चाय वाला और चौकीदार चोर है तक सारी गालियां मोदी के ही फेवर में गई। तो इस बार क्या होगा? क्या ये वाली गाली भी मोदी के लिए 2024 में टॉनिक का काम करेगी? पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पीएम मतलब पनौती मोदी। कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा। अरे मूर्खों के सरदार, इस दुनिया में रहते हैं लोग, ये सोचते हैं ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या चुनाव आयोग भी मान रहा है कि श्री राहुल गांधी जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को कहा? जनता ने कहा, राहुल जी ने उसका जवाब दिया। राहुल गांधी जी ने पनौती शब्द का प्रयोग किया और पब्लिक के ऊपर डाल रहे हैं। तो अब क्या कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व अपने ही शब्दों से भाग रही है क्या? प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री जी को वो इस प्रकार की अपशब्द के साथ निंदित करने का कोशिश कर रहे हैं। 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है। ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे और भारतीय जनता पक्ष ने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। उनकी क्षमता क्या है देश जानते हैं। तो प्रधानमंत्री के वंशावली में आने पर जो दावा करते हैं राजनीति करने का, वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करेंगे। पनौती शब्द पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा था, उसी को राहुल जी ने बोला। लीडर बाई चॉइस होना और लीडर बाई चांस बनने में जमीन और आसमान का फर्क है। और वो फील्ड में आज भी अनाड़ी हैं, लेकिन गाली के खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं।
पनौती और किसकी है चुनौती, ये भी बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला जी है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। चरण सिंह सापरा साहब है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सुनील सिंह साजन साहब है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और धीरेन्द्र कुमार जी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रवक्ता हैं। मैं सबको 90-90 सेकंड दूंगा सर, टाइमर लगाते नहीं तो बड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं सबको 90-90 सेकंड दूंगा। अपने वक्त पर अपनी बात खत्म करेगा। मेरा सबसे पहला सवाल चरण सिंह सापरा साहब आपसे है, प्रधानमंत्री को पनौती आजम शब्द से सुशोभित करना, क्या ये ठीक है? क्या बिलो द बेल्ट नहीं है? 90 सेकंड आपके। देखिए, मैं समझता हूं पहली बात तो यह है कि पनौती शब्द जो है ये जनता ने दिया, ये कोई कांग्रेस पार्टी ने या श्री राहुल गांधी जी ने नहीं दिया। 2 दिन ये जब मैच थी तब ये ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद में जब जनसभा में राहुल गांधी जी जब लोगों को जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब ये शब्द पब्लिक से आया और उन्होंने उसका जिक्र किया है। अगर पनौती शब्द आप कहते हैं कि सेल्फ गोल है तो फिर मूर्खों का सरदार भी सेल्फ गोल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये जानती है कि ये 5 राज्यों के चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार होने वाली है, तो सहानुभूति का कार्ड खेलना चाहते हैं, सहानुभूति की पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं, लेकिन इसमें ये सफल नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है, सहानुभूति, पीआर, टीआरपी, हेडलाइन मैनेजमेंट ये करते रहे हैं। अब मैं आपको आज का उदाहरण देता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे 5 जवान मारे गए हैं, उस कैप्टन का पार्थिव अभी आगरा के अंदर आया भी नहीं है। उसकी मां रोती बिलखती पार्थिव के लिए रुकी हुई है और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री योगी आदित्यनाथ का 50 लाख का चेक वहां पर लेकर के पहुंच गए और फोटो खिंचवा रहे हैं वहां पर। कितनी शर्मनाक घटना है। अब ये शर्मनाक घटना तो ये बताती है कि इनको पीआर, टीआरपी और सहानुभूति इनको बहुत ज्यादा जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने और यहां पर पैनल पर जो बैठे हुए इनके जो स्पोक्स पर्सन है, इन सब ने उस मां से, उस शहीद की मां से माफी मांगनी चाहिए, उस परिवार से माफी मांगनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह प्राथमिकता होती है जब वो हारते हैं। सहानुभूति, पीआर, टीआरपी, हेडलाइन मैनेजमेंट, इससे ये भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आती। ये इन्होंने कर्नाटका में करना चाहा था, इन्होंने हिमाचल में करना चाहा था। 91 गालियों की लिस्ट प्रधानमंत्री ने खोली थी, लेकिन फिर भी ये कर्नाटक और हिमाचल। आपका वक्त खत्म हो गया सापरा साहब, अपने समय में प्लीज। सबको मौका मिलेगा, मैं सबको मौका देता हूं। शहजाद पूनावाला जी, ट्यूबलाइट, मूर्खों का सरदार, इन शब्दों से, पप्पू, इन शब्दों से आप भी राहुल गांधी को नवाजते हैं, तो अगर उन्होंने कह दिया तो गलत क्या? दीपक जी, क्योंकि सिर्फ 90 सेकंड है तो आगे के दौर में बताऊंगा, परंतु दोनों वीडियो को प्ले कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कांग्रेस के महाज्ञानी, फिर आगे बोलते हुए उन्होंने मूर्खों के सरदार बोला। अगर चरणजीत सापरा को कांग्रेस में महाज्ञानी राहुल गांधी नजर नहीं आते और मूर्खों का सरदार ही नजर आता है तो वो तो उनकी दृष्टि का दोष है। हमने तो महाज्ञानी बोला, उनको मूर्खों का सरदार क्यों नजर आया? हो सकता है जो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डालता हो या 13 साल का वनवास कटवाता हो राम जी का, हो सकता है वो मूर्खों के सरदार ही नजर आते होंगे। और जहां तक पनौती मोदी, ये पीएम का व्याख्या उन्होंने की थी, आपने अभी बाइट में सुनाया। अब देखिए, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी। जो अपने परिवार और पार्टी के लिए 40 चुनाव हराने के बाद पनौती बन चुके हैं, या जो राजस्थान में पनौती सरकार ऐसी बने हैं कि राजस्थान नंबर 1 महिला अपराध में, राजस्थान नंबर 1 बलात्कार में, राजस्थान नंबर 1 पेपर लीक में, राजस्थान नंबर 1 भ्रष्टाचार में, राजस्थान नंबर 1 किसानों को धोखा देने में, राजस्थान नंबर 1 महंगाई में, राजस्थान नंबर 1 पेट्रोल में, डीजल में वैट पर। अगर ऐसी सरकार जो पनौती सरकार है तो जनता ही समझ गई है कि ये तो पनौती है, अब मोदी आएगा तो मोदी मजबूती लाएगा, और यही तो कर रहे हैं। और देखिए, इनको तब पनौती नजर नहीं आई जब हर रोज हर दूसरे दिन वहां पर बम ब्लास्ट होते थे, चाहे जयपुर का ब्लास्ट हो, चाहे दिल्ली का ब्लास्ट हो, चाहे मुंबई का ब्लास्ट हो, मुंबई में 26/11 हो, चाहे वो पुणे का ब्लास्ट हो, हैदराबाद का हो, कोयंबटूर, चेन्नई का हो। और आज जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक की जाती है, तो पनौती तो हम आतंकवादियों के लिए है। कांग्रेस को क्यों पनौती लग रहे हैं? हाँ, हम लोग पनौती है उन लोगों के लिए जिन्होंने अर्थव्यवस्था को इस गड्ढे में डाला था, जो 10वें स्थान पर थी आज 5वें स्थान पर आ चुकी है। जो 10% इन्फ्लेशन देते थे आज 5% इन्फ्लेशन आ चुका है। तो उन लोगों के लिए हम पनौती है जो आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा देते थे। परंतु दो बातें देखिए, पनौती शब्द जो है वो अनसाइंटिफिक है। ये तो अपने आप को कहते हैं ना हम साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले। क्या 11 मैचेस में से 10 मैचेस भारतीय टीम इसलिए जीती क्योंकि गुड ओमेन था, और 11वां मैच इसलिए हार गई क्योंकि पनौती की काबिलियत पर सवाल नहीं हुआ। अरे मोदी को गाली देते हो, मोदी को गाली देते देते भारत की सेना पर, भारत की क्रिकेट टीम पर, भारत की जनमानस पर आप सवाल उठाने लगते हो। और ये पनौती शब्द खासकर महिलाओं के लिए और खासकर एक निजी एक समुदाय के लिए इस्तेमाल होता था, उनको बाहर रखने के लिए। तो इस प्रकार की सामंतवादी सोच का जो परिचय है वो राहुल गांधी ने दिया है। शहजाद जी, समय सीमा को समझिए, फिर दूसरे प्रवक्ता भी मुझसे कंप्लेन करेंगे। इसलिए सापरा साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव किस जगह पर आ गया है? आपने कभी यह सोचा
ये गलत करते हैं, इनसे भी पूछूंगा। मैंने पूछा कि क्यों कहा मूर्खों का सरदार, क्यों कहा ट्यूबलाइट, लेकिन आप बताइए पॉलिटिकल नैरेटिव इस स्तर तक जाएगा? देखिए, मैं आपको इसमें कहना चाहूंगा कि जो सर्वोत्तम स्थान पर नेता होता है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो राजनीति के स्तर को कितना नीचे तक ले जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने तब कोई ऑब्जेक्शन लिया था जब भारतीय जनता पार्टी की आला नेत्री जो है एक, उन्होंने रामजादे की बात की थी? प्रधानमंत्री ने खुद सोनिया गांधी जी के लिए जर्सी गाय कहा, विधवा कहा, कांग्रेस की विधवा। अब एक औरत जिसके पति ने इस देश के लिए शहादत दी है, उसके लिए अगर वो इस तरह से तंज कसते हैं, कांग्रेस की विधवा या फिर रेणुका चौधरी को कहते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर के, पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर कहते हैं कि ये सुपुर्नखा है, या फिर वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र करते हैं, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री को कहते हैं कि रेनकोट पहन के नहाते थे, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह इस तरह से कहते हैं, तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? आप राजनीतिक स्तर को खुद गिरा रहे हो, आप खुद बिलो द बेल्ट। क्या उस व्यक्ति के खिलाफ आपने एक्शन लिया जिसने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को? क्या आपने जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर रमेश बिदुरी ने कहा, किस तरह के आपत्तिजनक वक्तव्य था पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के, क्या देश के प्रधानमंत्री ने, जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया है? तो आप कहां हमको सिखाने आए हो? आपका चाल चरित्र चेहरा ये तो एक बार नहीं अनेकों बार एक्सपोज हो चुका है। पार्लियामेंट के अंदर भी एक्सपोज हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर भी हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, अमित शाह ने भी कहा है, और अनेक सारे इनके नेताओं ने भी कहा है इस तरह का वक्तव्य। तो ये हमको नैतिकता मत सिखाएं। और देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का पाखंड और इस तरह से इनकी जो नौटंकी है ये चलती आ रही है। इसलिए कर्नाटक के अंदर इनका जो पाखंड ये करने का प्रयास इन्होंने किया, सहानुभूति लेने का प्रयास किया, 91 गालियां पढ़ करके दिखाई। अगर ये पनौती शब्द को गाली गिनते हैं तो 91 के साथ एक और जोड़ दो, 92 हो जाएगा। शहजाद को भी कहूंगा, शहजाद आप भी लंबा बोले थे। सापरा साहब अपनी बात पे खत्म करें, मेरे पास पर्याप्त वक्त है और आप 4 लोग ही मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला जी बताइए, कितने सारे उन्होंने उदाहरण दे दिए। वो कह रहे हैं कि सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करे तो फिर हम पे आरोप क्यों? नैतिकता का पाठ हमको क्यों पढ़ाया जाए? दीपक जी, मैं आपके शो पर एक बड़ा ऐलान कर रहा हूं। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने रेणुका चौधरी को पार्लियामेंट में सूर्पनखा कहा। अगर प्रधानमंत्री ने सूर्पनखा शब्द पार्लियामेंट में इस्तेमाल किया है, मैं अभी आपके शो पर राजनीति से इस्तीफा कर दूंगा, और अगर नहीं कहा है तो चरणजीत सापरा इस्तीफा देंगे। मेरे पास वीडियो है, मैं प्ले कर रहा हूं। रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा रामायण सीरियल के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिला है। रामायण में तो कई सारे किरदार समझती है, अच्छे किरदार है, बुरे किरदार नहीं। दीपक जी मेरा समय, दीपक जी आई रिक्वेस्ट यू, मेरा समय प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू दीपक। नहीं बोलिए बोलिए, नहीं बोल रहे, लीजिए। दीपक जी, मैंने अभी एक चुनौती, उन्होंने अनुराग ठाकुर जी का भी झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि गोली मारो सालों को, ये अनुराग जी ने नहीं कहा। उन्होंने जनता के सामने कहा देश के गद्दारों को जनता के पास विकल्प थे, गले मिलो, वो कह सकते थे हाथ जोड़ो, वो कह सकते थे लात मारो, उन्होंने कहा गोली मारो। वो भी अगर आप प्ले करना चाहते तो प्ले कीजिए। अगर इन दोनों बातों पर मैं गलत तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। दीपक चौरसिया के शो पे ब्रेकिंग न्यूज। अगर नहीं है और मैं सही साबित हुआ तो चरणजीत सापरा झूठ बोलने के लिए प्रधानमंत्री के विषय में अभी इस्तीफा दे, सूर्पनखा के विषय में। दूसरी बात, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दीपक जी लगातार डिस्टर्ब हो रहा है। दीपक जी, अगर हम स्टार्ट किसने किया इस पर जाएंगे तो दीपक जी आप तो कई वर्षों से भाजपा को और पार्टी को और गवर्नमेंट को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले राजनीतिक शुचिता को तोड़ने का काम तब हुआ जब एक शेरनी 100 लंगूर, और 100 लंगूर कौन? जेपी, लोहिया, वाजपेयी, अडवाणी, इनको 100 लंगूर कहा गया। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। सोनिया गांधी ने वाजपेयी जी को गद्दार कहा ऑन रिकॉर्ड। उस समय पर मोदी जी कहां थे? और मोदी जी को मौत का सौदागर, नीच, भस्मसूर, गंगू तेली, चाय बेच, उनके माता पिता को गाली, क्योंकि वो ओबीसी जाति से आते तो उनके पूरे समाज को गाली, जनता को राक्षस कहना। तेली समाज ओबीसी समाज नहीं होता। अरे भाई, आप मोदी को गाली देते देते, मोदी की कब्र खोदते खोदते जनता को, सेना को खून की दलाली, तेली समाज को गाली क्यों देने लगते हैं भाई? और मैं अभी फिर से कह रहा हूं, अगर उन्होंने सूर्पनखा कहा है मैं इस्तीफा दूंगा, वरना अभी चरणजीत सापरा माफी मांगे। मोदी जी ने अपनी जिंदगी में पार्लियामेंट में सूर्पनखा नहीं कहा है। दीपक जी अपनी रिसर्च टीम को बोलिए इसको प्ले करने के लिए। ठीक है, चरणजीत सापरा साहब आपका जवाब। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, ये अनुराग ठाकुर वाली बड़ी बात उठती है। चरण साहब, मेरा सवाल है भाई, देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए चरण सिंह सापरा साहब?
गले मिलना चाहिए गद्दारों से। ये तो गले मिलेंगे। मैं देखिए सवाल यह है कितनी सफाई से ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये समझते हैं कि भारत की जनता मूर्ख है। जिसने ये सुना कि सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा, जिसने ये सुना कि सुरूपनखा कहा, क्या उसको नहीं पता किसको कहा है? तो भारत की जनता को मूर्ख नहीं कहा। पार्टी के इस प्रवक्ता ने पहले माफी मांगनी चाहिए। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो आप सबसे पहले माफी मांगिए कि आपके नेताओं ने इस तरह से गालियां दी। कहां दिखाइए, किस परिप्रेक्ष्य में बोला था? परिप्रेक्ष्य में बोला जाता ना। अरे सूर्पनखा बोलिए, कहां कहा? तो ये किसी ना मैं आपका बेटा नहीं हूं, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। सूर्पनखा कहां का? इतना बचपन। हाँ, अभी इसमें भी सहानुभूति ले लो। तो सूर्पनखा कहा? दीपक जी बोले 40 साल, मोदी जी भी बोले 40 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो 52 साल पहले देहांत हो गया। क्या बोले जा रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी को आज भी मोदी जी गालियां देते ना, बीजेपी के नेता गालियां देते ना। दीपक जी, सूर्पनखा कहां है? मैं चुनौती दे रहा हूं। यहाँ वहां भटकने की बात मत करिए, जनता को मूर्ख मत बनाइए। और सबसे पहले आप माफी मांगिए कि आज यूपी के एक मंत्री ने 50 लाख का चेक लेकर के वो फोटो खिंचाने पर तुला हुआ था उस बिलखती हुई मां के साथ में। जरा वीडियो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुमको शहजाद पूनावाला कि तुम्हारा मंत्री वहां पर टीआरपी हेडलाइन मैनेजमेंट करता है और आप इस चीज के पीछे पड़े हो। सबसे पहले माफी आप माफी मांगे नरेंद्र मोदी, माफी मांगे योगी आदित्यनाथ, माफी मांगे जेपी नड्डा और अमित शाह कि एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री चेक लेकर के वहां पर खड़ा है। चरण सिंह जापरा साहब, मां क्या कहती है कि मेरे बेटे की प्रदर्शनी मत करो। ये उस मां ने कहा है। तुमको शर्म आनी चाहिए। देश से माफी मांगिए। चरण सिंह जापरा साहब, सुनिए ना मेरी बात, भटकाइए। जो मैंने कहा उस पर माफी मांगिए पहले। पर पीएम ने शूर्पणखा भी तो नहीं कहा ना। कहा शूर्पणखा? भाई देखिए, आप इनको कवर फायर देने का, मैं क्यों कवर फायर दूंगा सर? मैं इनको भी फायर कर दूंगा। नहीं, देखिए आप प्ले कर दीजिए। आप बिल्कुल कवर फायर दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, किसको कहा था? आप बताइए। नहीं, दीपक जी आप बताइए, सूर्पनखा के लिए माफी मांगे वाला कहा था? जर्सी गाय किसको कहा था? पीएम के नाम पर बोला गया झूठ, माफी मांगो। रेणुका चौधरी के ऊपर कहा था क्योंकि रेणुका चौधरी हंसी थी। अरे जाओ माफी मांगो तुम इस देश के उस शहीद जवान के मां से। इस देश का वो जवान जो शहीद हुआ है उसके परिवार से माफी मांगो, पूरे देश से माफी मांगो। तुम्हें तुम्हारी पीआर चाहिए, तुम्हें तुम्हारी टीआरपी चाहिए, हेडलाइन मैनेजमेंट चाहिए, सहानुभूति चाहिए। राजनीति का स्तर तुमने गिरा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आपको इस वक्त पे सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए, फिर दूसरी बात करनी चाहिए। ठीक, जवाब ले लेते सर। चरण सिंह साहब जवाब ले लेते। मां से माफी मांगिए। जवाब आगरा की उस मां से माफी मांगिए जिसके साथ आज फोटो खिंचाने की जहमत आपके उस मंत्री की हुई है। बेशरम मंत्री है वो। 50 लाख का चेक लेके 50 लाख में उस मां की भावना को खरीदना चाहता है क्या? 50 लाख उस शहीद की शहादत का अपमान कर रहा है। उस शहीद की शहादत का अपमान हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता। माफी मांगिए। जब उस टॉपिक पर डिबेट करेंगे चरण सिंह जापरा साहब, आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब भी ले लूंगा शहजाद पूनावाला जी को। मुझे नहीं लगता कि शहजाद को मुझे कवर फायर देने की जरूरत है। वो खुद ही फायर ही रहते हैं। मैं भी थोड़े फायर कर देता हूँ शहजाद पे। ये टॉपिक अब रुक जाइए ना जापरा साहब। जुड़ा हुआ है पीआर से, टीआरपी से, हेडलाइन मैनेजमेंट से। ये सहानुभूति से टॉपिक जुड़ा हुआ है। आप इनको जरा भी कवर फायर मत दीजिए। मैं क्यों दूंगा कवर फायर? भाई इनकी पार्टी बहुत बड़ी है, उनके पास फायर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सब रुक भी जाइए, मैं टाइमर लगा रहा हूँ। फिर भी आप दोनों जो है समय सीमा तोड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला साहब कह रहे हैं उतना लंबा समय दिया उनको। हाँ, इनसे माफी मंगाइए पहले। दीपक जी, एक शहीद परिवार, दीपक जी ये तरीका गलत है। मैं ये माफी मांगे पहले। दीपक जी, दिस इज नॉट द वे। दीपक जी, आई रिक्वेस्ट तरीका। दीपक जी प्लीज फेयर और रुक जाइए। देखिए बीजेपी के मंत्री द्वारा क्या तरीका है भाई? दीपक जी, डिबेट का समय जा रहा है, बाकी दो पैनलिस्ट भी है। शहजाद पूनावाला, हाँ या ना में तुम जवाब दो।
उस मंत्री ने उस शहीद मां का अपमान किया कि नहीं, शहादत का अपमान किया। रुक जाइए, चलिए मैं आगे चला जाता हूं। आपके एक सहयोगी बचे हुए बैठे हुए हैं। नहीं दीपक जी, मेरा समय भाई, मेरा समय। नहीं, ऐसे नहीं होगा, मेरा समय दीपक, ऐसे नहीं, प्लीज, दिस इज नॉट राइट दीपक, आपने उनको लंबा समय दिया। पीसीआर शुड इंटरवीन नाउ। मैं तो लगातार रोक के रहा हूं। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा सापरा साहब आप रुक जाएंगे प्लीज। नहीं, ये तरीका नहीं है। सापरा साहब आप रुक जाएंगे प्लीज, रुक जाएंगे। इससे माफी मंगाओ। अरे किस बात की माफी मंगाओ? शहजाद पुरानी दिखाइए अपनी बात। हो रहा है, एक शहीद की शहादत का अपमान किया बीजेपी के मंत्री ने। दीपक जी, ये तरीका बहुत गलत है। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दीपक जी, आपका पीसीआर गलत कर रहा है अभी। अच्छा साहब साहब, मुझे फिर मजबूरन आपको हटाना पड़ेगा, लगातार मत बोलिए। दीपक जी जरा भी नहीं, विषय ये है, सहानुभूति का विषय है। विषय दीपक जी, दिस इज नॉट राइट, डिबेट डाइवर्ट हो रही है। दीपक जी, समय मेरा है, आपके पीसीआर से मैं भीख मांग रहा हूं मेरे समय के लिए। शहजाद पुरावाला जी, आपका समय शुरू हो गया। मेरा फोन कट गया। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से धीरेन्द्र कुमार जी के पास। धीरेन्द्र जी बताइए, आपने बहुत सारी बातें सुनी चरण सिंह सापरा साहब से, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के बारे में जो सोच बनी हुई थी देशवासियों की, दीपक जी, उसको सापरा साहब पुष्ट कर रहे हैं। इंदिरा कांग्रेस से कब आईएनसी का मतलब इटालियन नेशनल कांग्रेस हो गए हैं ये लोग, पता ही नहीं चल रहा। भारत से कोई प्रेम नहीं है। जब इनको खेल में खिलाड़ियों के लिए काम करने का वक्त आता है तब ये घोटाला करते हैं। सुरेश खलमाडी जी इसका उदाहरण है। और आज जब खेल में अगर एक बार हमारी हार हुई है 10 मैच जीतने के बाद, तब न जाने पूरे देशवासियों को ही ये पनौती कह डाले। अब अगर इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो क्या जो दर्शक बैठे हुए थे स्टेडियम के अंदर में सारे पनौती थे? सच तो ये है दीपक जी कि देश को ये लोग बपौती समझते हैं, इसलिए देशवासी इनको पनौती नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी आज तक यही करते आई है, कभी भी ये भारतीय रही नहीं, भारतीय मूल की पार्टी है ही नहीं। ये तो विदेश की सिस्टर कंपनी की तरह काम कर रही है। अगर इनको यहाँ पे आना है तो बिजनेस करना है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सिस्टर कंपनी की तरह काम करती है। और इसके सीईओ के बारे में भारतीयों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी उनका उपनाम मिला है या जिस तरह से नवाजा गया है, मेरा समय आप कांग्रेस धीरेन्द्र जी एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। मेरा समय है शहजाद जी, मैंने आपको बोलने के लिए कहा था, मैंने सवाल भी पूछा था, आपका समय भी शुरू हो गया था, लेकिन आपने ही कहा मेरा फोन डिस्कनेक्टेड है। नहीं, मेरा समय है, मैं पहले बोलूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी डिबेट। क्योंकि अरे आप ही के सहयोगी हैं वो जो बोल रहे हैं, आपके दर्शक। और मैंने आपको रोका इसलिए क्योंकि आपका फोन कटा हुआ था। बाद बोल देंगे। हाँ, मेरा समय दीजिए, उसके बाद मेरे सहयोगी के पास अब बिल्कुल जाइए। हाँ दीपक जी, इस डिबेट की शुरुआत धमकाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नाम, मोदी जी के नाम पर कहा गया कि उन्होंने शूर्पणखा कहा। दीपक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चिरंजीत सापरा या तो वो शूर्पणखा कहां का है प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तुत करें, या तो वो माफी मांगे और डिबेट छोड़े। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि वो प्रधानमंत्री के विषय में, अनुराग ठाकुर आईएनबी मिनिस्टर के विषय में झूठ बोले। किसी का नाम नहीं लिया गया था, ना शूर्पणखा प्रधानमंत्री ने कभी बोला था, ना गोली मारो सालों को ये अनुराग जी ने बोला था, ना जर्सी का एक कौन है ये इस प्रकार से किसी को नाम लेकर बोला गया था, ना मूर्खों के सरदार को नाम लेकर बोला गया था, महाज्ञानी बोला गया था। या तो चरणजीत सापरा शूर्पणखा बोला गया है तो प्रधानमंत्री का वो वीडियो प्रस्तुत करे, या तो वो डिबेट में माफी मांगे। सापरा साहब बताइए, कहां कहा प्रधानमंत्री ने शूर्पणखा? अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक कांग्रेस को दीमक किसने कहा था और क्यों कहा था, और कांग्रेस को खूनी पंजा प्रधानमंत्री को शूर्पणखा कहा? किसी चरण सिंह साहब सिर्फ एक बात, दीपक जी किसी न किसी बात होती है। दीपक जी जब मैं कह रहा हूं कि एक शहीद परिवार से इनको माफी मांगनी चाहिए, जब मैं कह रहा हूं कि एक शहीद परिवार के सामने जाके बीजेपी का मंत्री 50 लाख का चेक दिखाता है और वहां पर फोटो खिंचाता है, मां बिलक बिलक कर रो रही है और मां कहती है कि भाई मेरे बेटे की प्रदर्शनी मत करो, तो आपको समझ में नहीं आ रही है, आप इनका साथ दे रहे हैं। मैं क्यों साथ दूं? मैं ये मालूम जरूर लेता हूं। मैंने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है। चरण साहब, आपकी बात को सही मानते हुए शहजाद पुरावाला इसका जवाब दे दें। आपके नहीं, ये गलत, मैं आपको करेक्ट करता हूं।
दीपक चौरसिया, तुम्हारे चैनल पर यह चल रहा है, मैंने आपके चैनल पे देखा है, मैंने आपके चैनल पे देखा है। क्या झूठ बोल रहे हो? अरे मेरे चैनल पे क्या चला? मैं 24 घंटे अपना ही चैनल थोड़ी देख रहा हूं चरण सिंह साहब। और प्लीज मुझ पे झूठ बोलने वाला जैसा इल्जाम मत लगाइए। मैंने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है। आपके कहने के हिसाब से मैं शहजादपुरा वाला से पूछ लेता हूँ। आपके चैनल पर यह चला है कि उस शहीद की मां रो रही है, यूपी का मंत्री वहां पर 50 लाख का चेक लेकर के फोटो खिंचा रहा है और मां कहती है कि मेरे बेटे की प्रदर्शनी मत करिए। कितने दुख की बात है, इतनी दुखी मां, इतनी दुखी देश है, और आप यहां पर बैठ करके इनको कहते हैं कि सूर्पनखा बोला है कि नहीं बोला है। इन्होंने देश के आपने ही बोला था, सूर्पनखा बोला है प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर, मैंने नहीं बोला था। उसकी शहादत। हाँ, तो आप लिटरल मीनिंग में जाना चाहते हैं। हर बात जो है प्रधानमंत्री परिप्रेक्ष्य में करते हैं। रामजादे हरामजादे किसने कहा था, किसको कहा था, ये सारी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री ने कपड़ों का कलर पहचानने की बात की थी, सारी दुनिया जानती है किसके लिए कहा था। टोपी का जिक्र किया था तो किसके लिए किया था, ये सारी दुनिया जानती है। ये बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पर चरण सिंह साहब एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। क्या मैंने कहा प्रधानमंत्री ने सूर्पनखा कहा सदन में? अब जब वो वीडियो निकाल के आए तो उस पर बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मैं अगर उन्होंने शहीद के माँ के साथ ऐसा किया है, मैं पूछूंगा शहजादपुरा वाला जी से, लेकिन आप जवाब दीजिए ना। कहाँ बोला प्रधानमंत्री ने सूर्पनखा रेणुका चौधरी को? अरे देखिए, किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में ही कहा जाता है। परिप्रेक्ष्य का अलग मतलब होता है साहब। और उस समय का यह वक्तव्य है जो मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को दीमक कहा, कांग्रेस पार्टी को खूनी पंजा कहा, सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा, राहुल गांधी को उन्होंने बछड़ा कहा। ये तमाम सारी बातें हैं। कहां पर आप डिबेट कर रहे हैं भाई? आप खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, ये मत करिए। अच्छा ठीक है, ये देश के साथ और आप चलिए साहब, मैं इनका साथ दे रहा हूं, चरण सिंह साहब खुलेआम बोलता हूं। अच्छा, अब मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे। अब मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने हाउस में सूर्पनखा शब्द का इस्तेमाल कहां किया, ये बताइए ना मुझे। प्रधानमंत्री ने सूर्पनखा का उल्लेख किया है। आप पहले इनसे माफी मंगाइए, क्योंकि उससे बड़ी घटना है। कहां उल्लेख किया मेरे भाई? सूर्पनखा का उल्लेख इतना बड़ा नहीं है। उससे आपने ही कहा था, आप पलट रहे हैं कि यहां पर एक शहीद। अरे मैं पूछ लूंगा वो सवाल शहजादपुरा वाला से हो रही है, और ये चेक फोटो लेकर के खड़े हो गए हैं। आप इनसे पहले माफी मंगाइए कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी का मंत्री वहां पर शर्मनाक तरीके से चेक लेकर के खड़ा था। उस बेशरम मंत्री को इतनी शर्म नहीं कि मां रो रही है और ये फोटो खिंचा रहा था। इनसे माफी मंगाइए पहले। हाँ ठीक है, शहजादपुरा वाले, चलिए माफी मांगिए। चरण सिंह साहब ने कह दिया माफी मांगनी पड़ेगी। जेपी नड्डा से माफी मंगाइए, अमित शाह से माफी मंगाइए, नरेंद्र मोदी से माफी मंगाइए। है बोलने का। कमाल करते हैं आप। अरे देश के लिए जो अच्छा, रामायण में तो ताड़का भी थी, सूर्पनखा भी थी, तो आपने सूर्पनखा ही क्यों माना, ये भी बताइए चरण सिंह साहब। आपके शो पे क्या मुझे बोलने दिया जाएगा? एक शहीद जो है दीपक जी, क्या मुझे बोलने दिया जाएगा कि ये वन साइडेड ही होगा? के साथ में एक ऐसी घटना होती है। दीपक जी, लगातार एक व्यक्ति के लिए ये माफी नहीं मांग रहे हैं। को खा रहा है। अच्छा, अब साहब रुक जाइए, रुक जाइए। कोई एयर टाइम नहीं खा रहा। नहीं रुक रहे हैं। आपके पीसीआर को क्या दिक्कत है कि वो सही समय पर सही कार्रवाई करके दूसरों को बोलने दे? अरे मेरे शो के प्रोड्यूसर भी मत बने सर, नौकरी चली जाएगी आपकी, नौकरी अच्छी खासी चल रही है प्रवक्ता की। जी चलिए शहजादपुरा वाले जी, माफी मांगिए। चरण सिंह साहब आरोप लगा रहे गंभीर यूपी के मंत्री पर। अरे पूछ तो लिया आपका सवाल। दीपक जी मैं तभी जवाब दे सकता हूं अगर आप पीसीआर से कहेंगे कि मेरा हस्तक्षेप ना हो। वो कर रहे हैं हस्तक्षेप, और जिससे कि डबल आवाज जाने से जनता के बीच में कुछ नहीं जाता। अरे छोड़ो, मैं हस्तक्षेप नहीं करता। एक चर्चा होनी चाहिए। हस्तक्षेप नहीं करता, बोलो। दीपक जी आप बताइए कब बोलना है, जब बिना हस्तक्षेप बोलने का मौका मिलेगा। मैं अपनी जब सप्रा साहब बताएंगे तब बोल दीजिएगा। आप समझ, मैं तो एंकर रहा ही नहीं, एक मुझे ज्ञान दे रहा है, दूसरा भी दे रहा है। नहीं आप दीपक जी, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट वाला भाई, आपको धमकाया खुलेआम। आप भी तो धमका रहे हैं, इन्होंने धमकाया, आपने भी धमका दिया। सप्रा साहब अपना धमकाना नहीं देख रहे हैं। आप तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं मुझसे सप्रा साहब, कितनी मोहब्बत है आपको मुझसे। हाँ, मैंने प्यार से कहा। पता नहीं राहुल गांधी जी दुकान कहाँ है मोहब्बत वाली, बंद हो गई क्या मोहब्बत की दुकान सप्रा साहब?
नहीं, नफरत की दुकान को खत्म करने के लिए हम आए हैं। नहीं तो आपने तो मोहब्बत दिखाई नहीं मुझसे पूरे शो में, आरोप ही लगाते रहे आप मुझ पर। मैंने भाई मैं तो पूरी मोहब्बत दिखा रहा हूं। आपने मेरी बात ही अभी 27 मिनट के बाद में आपने मेरी बात मानी है, इनको सवाल पूछ लिया, माफी मांगी। चलिए अब शहजाद पूनावाला जी बोल दीजिए भाई। आप समझते नहीं है, शूर्पणखा बोला उन्होंने, अब चरण सिंह सापरा साहब ने बोला है तो सही बात है। दीपक जी, चरणजीत जी ने 4 बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये घटनाक्रम हुई जिसमें यूपी के मंत्री गए और ये सारी घटनाक्रम हुई, इसके लिए मुझसे माफी मांगना के लिए कह रहे हैं। पुलवामा की वीरांगनाओं को राजस्थान की सड़कों पर किसने पीटा था, सचिन पायलट को जाकर वहां पर बैठना पड़ा धरने पर, ये हमने देखा है, ये हुआ था। अगर इनके पास इस घटना की वीडियो है, इसको मंगवा के दे दे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने OROP से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक बनाने का काम नहीं किया, करने का काम नहीं किया, वो तो कम से कम सेना के बारे में ना बोले, जो खून की दलाली, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। पुलवामा पर जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है तो उसके सबूत मांगते हैं, पहली बात। दीपक जी, फिर से ये हो रहा है हस्तक्षेप, डिस्टर्बेंस। दीपक जी, दूसरी बात, आज की चर्चा ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उन्होंने एक सांसद के लिए शूर्पणखा, अभी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बछड़ा भी कहा है। ये दोनों चीजों के वीडियो, और INB मिनिस्टर ने गोली मारो सालों को ये कहा, ये तीनों चीजों के वीडियो या तो चरणजीत सापरा दें, या तो ये माने कि ये झूठ की फैक्ट्री है, झूठ की दुकान है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसी चीजें कही गई। इसी प्रकार से मूर्खों का सरदार भी कहा गया, परंतु वो भी दीपक जी, और दीपक जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, दीपक जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अच्छा सापरा साहब, दीपक जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। करिए। दीपक जी, आपके दर्शकों से मैं फिर से एक बार कहता हूं, शहजाद पूनावाला ने चुनौती दी है, सक्रिय राजनीति छोड़ दूंगा दीपक के शो पर खत्म होते होते, अगर PM ने शूर्पणखा पार्लियामेंट में ये शब्दों का उच्चारण किया है। अन्यथा अगर किया है, और ये चरणजीत के पास गारंटी है इस बात की, तो वो बता दे, अगर नहीं किया है तो वो राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। मैं आज इसके आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक कि चरणजीत सापरा प्रधानमंत्री मोदी से आपके शो पर माफी नहीं मांगेंगे उनके नाम पर झूठ बोलने के लिए। तो आपके सहयोगी बैठे हुए हैं, मैं बोलूं, चरण सिंह सापरा साहब, उनको बुला लो, बुलवा लो। मैं भी एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं 10-15 सेकंड में। मैं भी तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा अगर इस तरह की कंडीशन रखते हो, जब तक आप उस शहीद की मां से माफी नहीं मांगते, जब तक JP नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी उस शहीद की मां से माफी नहीं मांगते। आपको तो आगरा जाकर के उनके पैर पड़ करके माफी मांगनी चाहिए। एक हमारा शहीद जवान जो शहादत देता है, उसकी शहादत का ये अपमान होता है, ये हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा, ये याद रखिएगा। और अगर आप वीडियो दिखाने की बात करते ना, तो सारी वीडियो दिखाइए जो मैंने भी बोला है। तमाम सारे आपके रिसर्च टीम को बोलिए सारी वीडियो इकट्ठी करें, और शो खत्म होने से पहले रामजादे हरामजादे से लेकर के, जर्सी गाय से लेकर के, बछड़ा से लेकर के, राहुल काल से लेकर के, ये तमाम सारी चीजें जो हैं, सबके वीडियो निकाले और सारे वीडियो यहां पर दिखाए जाएं। आज यही काम हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, इनको देश के लिए मात्र नौटंकी कर सकते हैं। आज का विषय था कि किस तरह से पनौती शब्द कहा गया। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति लेना चाहती है, PR TRP हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, और उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने आगरा का उदाहरण दिया, शहीद परिवार का। ये उसके ऊपर माफी मांगने को तैयार नहीं है। मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री ने शूर्पणखा कहा है क्या? उनका कोई बयान ऐसा है तो दिखा दीजिए, आप भी चला दीजिए। मैं आपको कहता हूं कि अगर दिखाना है तो जितने उल्लेख मैंने किए वो तमाम सारी बातें भी दिखाओ, तब जाकर के इस पर बात होगी। ये कोई ना कोई बयान जो है परिप्रेक्ष्य में ही होते हैं। क्या प्रधानमंत्री इतने सीधे हैं कि उन्होंने रेणुका चौधरी जब हंसी उसके बाद में ये बात कही तो क्या उनको उल्लेख करते हुए नहीं था? हाँ, क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है भारत की जनता को मूर्ख समझती है या मूर्ख बनाना चाहती है? वो यही पूछ रहे, क्या शूर्पणखा कहा था प्रधानमंत्री ने? क्या आप माफी मांगोगे? आगरा में जो आज हुआ है उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, और आप नहीं मांगोगे तो भारत की जनता आपसे माफी मंगाएगी। ये 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे, 90 सेकंड आप पार कर गए, एक ही लाइन बोले जा रहे हो। अरे सापरा साहब क्या ठीक है, आप तो प्रवक्ताओं से पूछना पड़ता है भाई, आपके सहयोगी इंडिया वालों के पास चला जाऊं? चरण सिंह सापरा साहब, एक लाइन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मान ही नहीं रहे उसको।
नहीं, इंडिया गठबंधन वालों के पास चले जाऊं, अखिलेश जी की पार्टी के प्रवक्ता के पास। हाँ जी जाइए। नहीं, आप परमिशन ले लूं, आप पता नहीं अगली बार सवाल भी आपसे लिखवा लूंगा कि सापरा साहब क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। भिजवा दिया करिए चंद्र सिंह सापरा साहब, मेरा काम आसान हो जाएगा। बीजेपी से लिखवा लिया करिए, हमको लिखाने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, आप भी दिया करें, भाई हमारे, आप शहजादी हमारा भाई है, आप भी मेरे भाई हैं। नहीं, आपकी हर बात सर आंखों पर सर। भाई हमको तो 4:1 लड़ने की आदत हो गई है। अरे आपके सहयोगी बोल ही नहीं पा रहे हैं, सुनील सिंह साजन, आज आप अकेले ही बैटिंग करे जा रहे हैं। नहीं प्लीज करिए ना, पूछिए ना उनको सवाल। अच्छा, ये इन्हें नहीं, इनके नेता ने क्या कहा था आपको पता है चरण सिंह सापरा साहब? अखिलेश जी ने किस अलंकरण से नवाजा था आपको? चिरकुट याद है सापरा साहब? तो ये नहीं, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है सारी चीजें। आप इनको सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे ही पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं साजन साहब से पूछ रहा हूं। साजन साहब, अब चिरकुट से दोस्ती हो गई क्योंकि विधानसभा चुनाव खत्म। चलिए दीपक भाई, धन्यवाद आपका। और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि एंकर आप हैं, लेकिन आपका कंट्रोल आपके कार्यक्रम में नहीं है। अगर केवल कांग्रेस और भाजपा, थैंक यू सर। सुनील भाई, आप सिखा दीजिए, कल से ट्यूशन शुरू, पेमेंट भी करूंगा। देख लेते। नहीं, हमें कोई और केवल चेहरा दिखाने का कोई मुझे शौक नहीं है। ना भाजपा और कांग्रेस की बकवास सुनने के लिए बैठे थे हम। हाँ, कांग्रेस तो सहयोगी है भाई आपकी, सुनील सिंह साजन साहब। इंडिया गठबंधन में आप, बीजेपी को हराना है। अरे भाई सहयोगी है तो मैंने पहले ही कहा ना, अगर केवल कांग्रेस और भाजपा को ही सुनाना था तो आप मुझे एक मैसेज कर देते, आपके यहां से कोई मुझे मैसेज कर देता, मैं जी टीवी लगा लेता और अपने टीवी पे देख लेता। हमारा कम से कम 1 घंटे खराब नहीं होता आपके कार्यक्रम। माफी चाहूंगा इस बात के लिए, मैं समझता हूं। पर आप सुन रहे होंगे कि मैं किस दबाव से जो है ये एंकरिंग कर रहा हूं। आजकल तो प्रवक्ता भी धमकाने लगते हैं। मुझे लगता है आप पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। आप पे बीजेपी दबाव बना लेगी या कांग्रेस दबाव बना लेगी? आप भी तो बना रहे हैं कि मेरे आधे घंटे बर्बाद हो गए, 1 घंटे बर्बाद बना लेगी। नहीं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, आपके चैनल को आईना दिखा रहा हूं। चलिए, मैंने देख लिया आईना। इस तरीके की होती, हम लोग भी डिबेट करते हैं और देश डिबेट देखता है, ऐसा नहीं है। एक पक्षी होकर के कभी कोई बात नहीं होती। मैं मुद्दे पे आता हूं। खैर, हटा दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी को पनौती कहा गया, इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। संवैधानिक पद है और प्रधानमंत्री की गरिमा होनी चाहिए। हां, उसको आप थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में शुद्ध कर सकते थे कि वो शुभ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए शुभ नहीं है। किसानों के लिए शुभ नहीं है, बेरोजगार नौजवानों के लिए शुभ नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ नहीं है, जो लोग चाहते महंगाई ना हो उनके लिए शुभ नहीं, जो रोजगार चाहते हैं उनके लिए शुभ नहीं है, पिछड़ों के लिए शुभ नहीं है, महिलाओं के लिए शुभ नहीं है। यह बात तो मैं स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं ये पनौती है या ये अशुभ है पूरे देश के लिए, तो मैं ये बात कतई नहीं स्वीकार कर सकता कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए अशुभ हैं। अगर पूरे देश के लिए अशुभ होते तो अडानी के लिए कैसे शुभ होते? पूरे देश के लिए अगर अशुभ होते तो भ्रष्टाचारियों के लिए कैसे शुभ होते? वो जेल से छूटे हुए बलात्कारियों के लिए कैसे शुभ होते? वो पुलिस के हत्यारे सुबोध सिंह के हत्यारे के लिए कैसे शुभ होते? वो कैसे शुभ होते किसानों पर थार चढ़ा देने वालों पर? कैसे शुभ होते महिला का चीरहरण कर देने वाले दुशासनों पर? ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए अशुभ है और कुछ लोगों के लिए शुभ है। यह अलग की बात है कि इस देश की बड़ी आवाम के लिए वो अशुभ है, क्योंकि उनके फैसले, नोटबंदी अशुभ रहा, व्यापारी मर गया, रोजगार आए नहीं, इंडस्ट्रियां आई नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ। और ये जो बात आप लगातार पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी को पनौती कहा गया अशुभ है, ये कांग्रेस ने तो बाद में कहा। जिस दिन फाइनल था उससे पहले पूरे देश का आम आदमी कह रहा था, बच्चा बच्चा कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी अगर मैच देखने नहीं जाएंगे तो वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाएगी। हालांकि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि प्रधानमंत्री जी चले गए तो इंडिया हार गई, मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं। और एक बार लगातार कांग्रेस और बीजेपी कह रही और आप भी कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शूपनखा कहां कहा,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा इस बात को कि हमने रामायण की सीरियल में देखा था ऐसी हंसी। इसका मतलब सूर्पनखा की हंसी की संज्ञा उन्होंने दी। कहां दी संज्ञा? संज्ञा देने का मतलब क्या होता है? अरे क्यों नहीं दी? अरे कैसे पत्रकार हैं आप? अरे वहां तो ताड़का भी हंसती थी, कुंभकर्ण भी हंसता था, शूर्पणखा भी हंसती थी, रावण भी हंसता था। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? कैसी बात कर रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं सर, मैं बिल्कुल बुद्धिजीवी नहीं हूं। आप सच्चाई को जान रहे हैं, ये आप सच्चाई को जान रहे हैं, उसके बाद स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं अडानी के लिए प्रधानमंत्री जी शुभ हैं, बलात्कारियों के लिए प्रधानमंत्री जी शुभ हैं, देश का पैसा लूट कर भागने वाले देश के गद्दारों के लिए प्रधानमंत्री जी शुभ हैं? इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं कि चीरहरण करने वालों के लिए शुभ हैं? इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं कि किसानों के लिए अशुभ हैं, बेरोजगारों के लिए अशुभ हैं, देश के अर्थव्यवस्था के लिए अशुभ हैं, देश की सीमा के लिए अशुभ हैं, देश के जवानों के लिए अशुभ हैं? इसको तो स्वीकार करेंगे। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी आपका जवाब। बाने के लिए अशुभ हैं। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं दीपक भाई, ये बताएंगे कि इन लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी शुभ है कि अशुभ है? इनका जो गठबंधन, जो ये अभी नया मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान के ये नए जो अभी सेल्समैन सब बोल रहे हैं, मुझे पहली बार लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान में अपमान का पकवान बेचने वाले लोग भी आजकल मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जहां भी देखो सिर्फ और सिर्फ अपमान की ही बात कर रहे हैं। अरे निश्चित तौर पर अशुभ होंगे। भ्रष्टाचारियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अशुभ होंगे, देशद्रोहियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अशुभ होंगे, भ्रष्टाचारियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अशुभ होंगे। अब आप तो कहने लगे हैं कि इंडिया के लिए भी अशुभ हो गए हैं, इस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, दर्शक सब समझते हैं, लेकिन भारत के लिए तो शुभ है। आज चौथी अर्थव्यवस्था की तरफ हमने पहली कदम बढ़ा दिया और आर्थिक आजादी मिलने जा रही है देश को। कांग्रेस के समय में पूर्ण आजादी तो नहीं मिल पाई थी, और जो मिली भी आजादी तो कहीं ना कहीं सिस्टर कंपनी बन करके कांग्रेस किसी न किसी विदेशियों के हाथ से काम कर रही है भारत में। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भारत को आर्थिक आजादी 2024 में मिल जाएगी, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और इनके सहयोगियों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि पहले आप अपना ही सम्मान तो कांग्रेस में बचा लीजिए, फिर आप देश का सम्मान की चिंता करिएगा। अखिलेश बोला जाता है तब आप इस तरह की बात करते। आपके नेता कांग्रेस पार्टी को चिरकुट करते, वाह रे गठबंधन, मजा आ गया। किस तरह से आप देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, यह पूरा देश देख रहा है। और आप इस तरह से चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव में आप अलग अलग काम कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी देते आप सारी हद और सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। आपको जब खेल आया था यही एशियन गेम, आप किसी कांग्रेस के नेता का अगर गूगल में नाम डालिए दीपक जी, पहले घोटाले से आता है कितने हजार करोड़ का इनका है स्टेक इस देश में, और वो भी घोटाले का। तो जिस तरह का सुनील जी, एक कमेंट आपका, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। आप हाथ उठा रहे चुके। जी नहीं दीपक जी, क्योंकि ये सम्मानित साथी बोल रहे हैं, मैं इनसे केवल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश से वादे किए थे, क्या नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या बुलेट ट्रेन आ गई? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार क्या मिल रहे हैं? क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या बहन बेटियां सुरक्षित हैं? मतलब कुछ तो बताइए। एम्स कहां बने हैं, अस्पताल कहां हैं, सड़कें कहां हैं, पुल टूट रहे हैं, आप ही उत्तर प्रदेश में जांच करा रहे हैं, 2 एक्सप्रेस वे बैठ गए हैं। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है ना, तो स्वीकार करिए। और यह मत कहिए कि भ्रष्टाचारियों के लिए अशुभ है प्रधानमंत्री जी। देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी सब भारतीय जनता पार्टी में है। यह मत कहिए कि बलात्कारियों के लिए अशुभ है, नहीं, जो सच है वो कहिए। यह कहिए कि पिछड़ों के लिए अशुभ है, महिलाओं के लिए अशुभ है, देश के जवानों के लिए अशुभ है, देश की सीमा के लिए अशुभ है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अशुभ है। आप ये कहिए देश के किसानों के लिए अशुभ है, तो उस बात को हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, शाहजहांपुर वाला जी क्लोजिंग कमेंट। मैंने बताया कहां शुभ है और जहां अशुभ है वहां हमने बताया कि अशुभ है।
देखिए, ये तो विडंबना की बात है कि जिस पार्टी के नेता ने एक सांसद के इनरवेयर के बारे में कमेंट्री की थी, जिस सांसद ने कहा था कि 18 से 21 साल की शादी की उम्र हो जाएगी तो वो महिलाएं आवारा हो जाएंगी, जिस पार्टी में अबू आजमी है, जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता ने गुजरात के गधों को इस प्रकार की शब्दावली गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करके बात की थी, जिसने इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की थी, वो आज भाषा पर बता रहे और वो अपने ही एलाय पार्टनर को चिरकुट, छुटवैया और ना जाने क्या क्या शब्दावली से बोलते हैं। पर हाँ, हम इनके लिए इसलिए अशुभ है क्योंकि जिन लोगों ने इन लोगों ने, अब देखिए, अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला साजन जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 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 मैंने तो नाम भी नहीं लिया किस लीडर का, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला ना मैंने लीडर का नाम लिया, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना मैंने आपके लीडर का नाम लिया। तथ्यों के अरे भाई, अधूरा ज्ञान पर आपने कैसे बोल दिया? मैंने तो आपके लीडर का नाम ही नहीं लिया। नेता ने, अरे पर मैंने तो आपके लीडर का नाम ही नहीं लिया साजन जी, साजन जी मैंने आपके लीडर का नाम नहीं लिया। दीपक जी देखिए, पूरे डिबेट में यही हो रहा है। भाई आप सच ना बोले, नहीं लोग टॉलरेट कर पाते। एक सेकंड, ठीक है, कंक्लूड करिए शहजाद जी। ऐसा है दीपक जी, दीपक जी ऐसा है कि जो लोग अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और इंडियन मुजाहिदीन के लिए शुभ थे, जो राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे, अब राम जी को स्थापित किया जाएगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ वो मंदिर में जाएंगे तो वो व्यक्ति उनको अशुभ ही लगेगा। जो माँ लक्ष्मी का भी अपमान करते हैं, आज जब कायाकल्प हो रहा है और सनातन संस्कृति के सारे केंद्रों का उद्धार हो रहा है तो वो व्यक्ति उनके लिए पनौती और अशुभ माना ही जाएगा। परंतु कम से कम मुझे लगा कि अपनी पार्टी को इंजीनियर, पढ़े लिखे, विदेश से पढ़े लिखे व्यक्ति बताने वाली पार्टी कम से कम ये शुभ अशुभ की कॉन्सेप्ट से बाहर आती। पर इनकी भी सोच कितनी सामंतवादी है कि किसी को शुभ और अशुभ कहना, किसी को पनौती और इस प्रकार की बातें कहना, ये शब्द मूलतः महिला विरोधी और उन जातियों के विरोधी थे जिसके खिलाफ ही यूज होते थे। आज साजन जी इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी सामंतवादी सोच का प्रतीक है और ये दिखाता है कि मोदी से विरोध करते करते वो इन समाजों का विरोध करते हैं, महिलाओं का विरोध। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। जी न्यूज़।